Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पर आज हम जर्नल का जो चैप्टर है उसे एक स्टेप आगे लेकर जाएंगे. अगर आप ये चैनल काफ़ी टाइम से फॉलो करते आ रहे हो, इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, जैसे मैंने बताया है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि जर्नल सिर्फ 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए या ये लेक्चर काम आएगा. अगर आप कोई भी ऐसा कोर्स कर रहे हो जहाँ पे जर्नल का इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है, देन डेफिनेटली ये और इसके साथ जो कनेक्टेड जीएसटी का एक्सप्लेनेशन एंड कैलकुलेशन है आपको ज़रूर काम आएगा. आए आज की कहानी की शुरुआत हम कर ले. पुरानी कहानी में हमने टाइप ऑफ अकाउंट्स और उसके लिए रूल्स एप्लीकेबल सारा कुछ समझ लिया है. ये मेरे पीछे एक एक करके जाता जाएगा, ये दोबारा आता जाएगा. दैट इज़ द क्वेश्चन फॉर टुडे. ओके, इसको ऑब्वियसली हमको सॉल्व करना है. व्हेन आई सॉल्व दिस, आने वाले मे बी एक 10 या 15 मिनट में आप प्लीज़ एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए, बराबर. और उसके बाद में जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है लेक्चर, आप डेफिनेटली अपने किताब में आप खुद से इसको सॉल्व करने का ट्राई करें. कोई दिक्कत होगी आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, लेक्चर को दोबारा देख सकते हो. उससे ज़्यादा और परेशानी होगी, कमेंट बॉक्स का यूज़ करके कोई डाउट रहेगा उसको आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो. लिखा क्या है आज के क्वेश्चन में? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ. ये वर्ड काफ़ी चाहता है, मन चाहता काफ़ी लोगों का भारत देश में. धोनी ऑटो केयर सेंटर बोलने के लिए तो जनरली स्पीकिंग, MS धोनी हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट लव्ड प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट. और मे बी आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि धोनी तो क्रिकेट से कनेक्टेड है. हाउ इज़ दिस कि ये ऑटो कार, थोड़ा रिसर्च कर लेना, ज़्यादा भी नहीं. धोनी के अपने नाम से काफ़ी कंपनीज है. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऑटो केयर सेंटर ऐसे करके है, बट बिसाइड्स प्लेइंग द गेम ऑफ क्रिकेट एंड अर्निंग फ्रॉम दैट फॉर ऑल द एफर्ट्स दैट ही हैज़ पुट इन, उनके नाम से और काफ़ी कंपनीज अभी चल रहे हैं उनके रिटायरमेंट के बाद भी. ओके, नवंबर 2018 का क्वेश्चन है. पहला 1 एंड देन ऑनवर्ड्स जो डेट है उसको हम कवर अप करते हैं. सोल्ड, आई रिपीट, ये बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा, नॉर्मली ऐसे होता है, स्टार्टेड बिजनेस नहीं. यहाँ पे बोला है 1000 शेयर्स of 100 each.
स्टॉक का जो बाज़ार होता है उसमें शेयर्स की बोनी लगती है। आप वहाँ से शेयर्स खरीदते हो और आप वहाँ पे शेयर्स बेच सकते हो। आज आपको वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ आपके मोबाइल पे या आपके घर में कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, उसके द्वारा आप कर सकते हो। हाँ, तो आपने 1000 शेयर्स, एक शेयर की कीमत 100 रुपीज़। शेयर का जो प्राइस होता है वो बढ़ता और कम होता रहता है, डिपेंड करता है कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। आगे, एंड पेड ब्रोकरेज एट 1%। मैंने एक या दो लेक्चर पहले ये बताया है कि आप डायरेक्टली शेयर बाज़ार के अंदर डीलिंग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सोचो एक मंडी है, बिकॉज शेयर बाज़ार एक मार्केट के जैसे ही है। हाँ, आपने बोला कि कल मैं जाऊंगा वहाँ पर ठेला लगा लूँगा और मैं मेरा सामान बेचूंगा। देखिए, वो बाज़ार के अंदर जो जगह है वो सभी दुकानदारों को, सभी व्यापारी को एलोकेट किया गया है। आप दूसरे की जगह पे जाके बैठ नहीं सकते। कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसका परमिशन आपको लेना पड़ेगा कि क्या मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे मेरा सामान बेच सकता हूँ। ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा। उसी तरह ये शेयर बाज़ार में ये जो ब्रोकर रहते हैं ये आपकी हेल्प करते हैं। ओके, आपने उस ब्रोकर को 1% दिया। एन अमाउंट क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट, बेचने पे पैसा आएगा पर वो पैसा अपने हाथ में नहीं, सीधे सीधे हमारे अकाउंट में, बैंक के खाते में जा चुका है, जो नॉर्मली होता है, जिसके लिए आजकल डी मैट अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये डी मैट अकाउंट विच इज़ डीमटीरियलाइजेशन, जो फुल फॉर्म आता है क्या है, आपको या तो ओसी या तो एसपी में डेफिनेटली कवर अप किया जाएगा। एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें पैसे आप नहीं डालते, जिसमें शेयर्स खरीद के बेच के उसका बैलेंस वहाँ पे मेंटेन या उसका रिकॉर्ड वहाँ पे रखा जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या किया, शेयर्स बेचे, कोई कौन सी कंपनी के बेचे उससे कोई फ़ायदा वो जान के कोई मतलब नहीं, पैसे आए, पर आपको 1% का ब्रोकरेज देना पड़ा। तो ये ब्रोकरेज दे के ये दिखता किस तरह है, कुछ इस तरह कि आपने शेयर्स बेचे, आपके पैसे बैंक में आए तो बैंक रिसीवर है, शेयर्स चले गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर शेयर्स बेचने का प्राइस भले ही 1,00,000 था, विच इज़ 1000 इंटू 100, आपको ब्रोकर को 1% देना पड़ा। जब आप 1% देते हो तो वो पैसा आपको नहीं मिलता, ब्रोकर एजेंट है ना, वो अपना लाइक कमीशन रख लेता है। आपको कितना मिला, 99,000। सो ब्रोकरेज कभी प्लस करना पड़ता है खरीदारी के मामले में और बिक्री के मामले में माइनस करना पड़ता है। आपको दुनिया को बताना है देखो भाई मेरे को 99,000 ही मिला है, ब्रोकरेज अलग से मेंशन करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। दैट मीन्स टू से ये एंट्री सिंपली पुट दिखेगा किस तरह, समथिंग लाइक दिस। बैंक में पैसे आए 99,000 और शेयर्स या इन्वेस्टमेंट आप कहते हो आपने बेच दिए 99,000। देयर इज़ नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ब्रोकरेज अलग से मेंशन करने की। ओके, ये प्लीज़ याद रखिए। मैंने परचेस में भी ब्रोकरेज पढ़ाया है जहाँ पे ब्रोकरेज प्लस होता है, और सेल में आज पढ़ाया है जहाँ पे ब्रोकरेज माइनस होता है। इन बोथ द सिचुएशंस आपको ब्रोकरेज अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है या लिखने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम आशीष एंड कंपनी 2 लाख। परचेज कहा, माल वो डेबिट, आपने पैसे नहीं दिए आशीष एंड कंपनी को, आपको कल परसों कभी ना कभी पैसे देने हैं, तो वो क्रेडिट द गिवर बन जाते हैं। यहाँ पे कोई जीएसटी का नाटक नहीं है, नाटक का मतलब कैलकुलेशन नहीं है, होता तो फिर हमको इनपुट जीएसटी का कैलकुलेशन डेफिनेटली करना पड़ता, बट चलो उससे हमारा मे बी 1 मिनट यहाँ पर बच जाता है। ओके, तो इतना याद रखिए कि आशीष एंड कंपनी को मे बी कल नहीं तो परसों नहीं तो तरसों ना 10 दिन बाद आपको पैसे देने हैं। सिक्स्थ, ये काफ़ी न्यूज़ में आजकल है, सोल्ड गुड्स टू विराट एंड कंपनी 1,50,000। आपने गुड्स बेचे, सेल्स इनकम होता है और पैसे नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है टू विराट एंड कंपनी, पैसे का कोई जिक्र नहीं है, कोई माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सर्दी है हमें, कोई मेंशन नहीं है। तो विराट एंड कंपनी रिसीवर हो गया जी,
तो आप उनको डेबिट कीजिए, क्योंकि वो एक डेटर है, वो आपके कर्जे में है। भले ही बड़ा नाम है बट इस ट्रांजैक्शन में तो वो आपके कर्जे में है। डेटर हमेशा डेबिट होता है और क्रेडिटर जिसे आपको पैसे देने हैं वो क्रेडिट होता है। ऊपर के ट्रांजैक्शन में आशीष एंड कंपनी आपके क्रेडिटर है और इस वाले ट्रांजैक्शन के अंदर विराट एंड कंपनी आपके डेटर है। विराट एंड कंपनी से पैसे लेने हैं, आशीष एंड कंपनी को पैसे देने हैं, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अगला 8, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट एक खर्चा होता है। 2, टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया आपको लिखना नहीं है, वो एक न्यूज़पेपर है, उसके अंदर आपने आपका एडवर्टाइजमेंट दिया जो एक तरीके से आपका खर्चा होता है। कोई भी खर्चा हो, सोमवार को, बुधवार को, शनिवार को आपको तो डेबिट करना है और वो पैसे गए टू कैश। टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम, पत्ता आपको याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 10th, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। नोटबुक, पेन, पेंसिल। ओके, अगर आप कोई सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ पर भी ऑफिस में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कोई बड़ी कंपनी में काम करते हो तो ये तो बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक खर्चा होता है जिसको आपको या मुझे या किसी को भी डेबिट ही करना है, और आपने ये पैसे दिए तो ये क्रेडिट हो गया जी। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसके आगे देख लेते हैं अगला क्या है। जब डिस्काउंट आते हैं तो थोड़ी, आई एम नॉट सेइंग परेशानी होती है, बट थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ता है उस डिस्काउंट फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए। आप 12th कहाँ है, अभी मैंने बोला, और देखिए अभी आ गया परचेस्ड गुड्स। परचेज डेबिट, वो इनपुट है, वो आपकी दुकान के लिए इनपुट है, तो ये आप आउटपुट बना सकते हो। फ्रॉम प्रकाशन कंपनी 1,50,000, और आपने जीएसटी उसके ऊपर, आपने नहीं, सरकार ने 18% कहा है। 9% का कैलकुलेशन होता है और आपने इसका पेमेंट नहीं किया, माल तो ले लिया, आपने पेमेंट नहीं किया, तो प्रकाशन कंपनी का नाम आपको डेफिनेटली लिख लेना है। परचेस डेबिट होता है, ये मैंने आज या पिछले 10 लेक्चर में, कभी कोई भी प्रोफेसर अलग बात नहीं करेगा। परचेस दुकान का खर्चा होता है, वो डेबिट, और वो क्योंकि इनपुट होता है, इनपुट के टैक्सेस कैलकुलेट होते हैं। आपने पैसे नहीं दिए हैं तो आपको प्रकाशन कंपनी जो गिवर है उसका नाम याद रखना है, 1,77,000। अब ये प्लीज़ याद रखिए, आपको प्रकाशन कंपनी को 1,50,000 माल का देना है, बराबर, वो दुकानदार से कनेक्टेड है। सरकार को आपको बाकी का टैक्स देना है। डिस्काउंट, कोई भी डिस्काउंट अगर आगे जाके कैलकुलेट होगा वो गुड्स पर होगा, वो कभी भी जीएसटी पे कैलकुलेट नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कल परसों ऐसा कहे, अरे प्रकाशन कंपनी को हमने पूरे पैसे दे दिए और हमको 10% का डिस्काउंट मिला, तो प्लीज़ अगेन हाथ जोड़ता हूँ, 1,77,000 पे कैलकुलेट मत करना, बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। आपने जो माल खरीदा है उसके कीमत पे आप डिस्काउंट कैलकुलेट करें। जीएसटी का तो पूरा पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा। ये मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो याद दिलाया है, और आज भी मैं ये मेंशन कर रहा हूँ। क्या करें, आप लोगों को इतनी जानकारी ऑनलाइन, ऑफलाइन, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट दिया गया है कि होता है कि आप भूल जाते हो, तो याद दोबारा दिला रहा हूँ। अगला, हाँ जी, क्या कहा है, 15, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस। बस, टेम्पो, ओला, उबर, ये ट्रांसपोर्ट होता है, ये भी एक सर्विस होती है, ये गुड्स नहीं होता, ये सर्विस होती है, और उस पर भी जीएसटी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऐसा लगता रहेगा कि सर हम जब माल खरीदते और माल बेचते हैं या कुछ भी खरीदते बेचते तब जीएसटी होता है, नहीं जी, सर्विसेज, ओके, उस पर भी जीएसटी होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। तो जब आप ट्रांसपोर्ट टेम्पो वाले को भरते हो, वो भी अपने बिल में क्या डालता है, जीएसटी। यहाँ पे कितना जीएसटी है, 12%, तो वही 6 and 6% का, बिकॉज जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस एक सर्विस होता है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ओके, टेंशन नहीं है जी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस खर्चा है, उसको आप डेबिट कर लो, और उसके ऊपर जो, क्योंकि ये आप पे कर रहे हो, ये सर्विसेज आप ले रहे हो, वो इनपुट होता है।
ये सर्विसेज आप ले रहे हो वो इनपुट होता है, तो उसका 6% और आपने पे किया, तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू द गुड्स कैलकुलेशन। द ओनली डिफरेंस इज आपको ये सर्विस मिला इनपुट, अगर आपने ये सर्विस दिया तो आउटपुट, और नॉर्मल जीएसटी का कैलकुलेशन उस पर जैसे हमेशा होता है वैसे ही होता रहेगा। ओके, आगे जाते हैं जी, कहाँ पर हम हैं? 12th हो गया जी, 15 हो गया, 20th परचेस्ड गुड्स फ्रॉम विक्रम एंड सन्स। चलिए स्क्रीन पे उस तरफ जाने का टाइम आ गया। आपने परचेज किया डेबिट, उस पे जीएसटी 999%। आगे कहा पेड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली, देयर इज नो कैश डिस्काउंट। हाफ आपने दिया तो हाफ का पेमेंट आप विक्रम एंड सन्स को बाद में दोगे, तो उनका नाम लिखना अत्यंत आवश्यक है। थोड़ी मेरी हिंदी हो सकता है गड़बड़ यहाँ पर वहाँ पर हो जाता है, बट आई होप आपको इशारा समझ में आ गया, क्योंकि ये हमने पिछली बार भी लगभग हर प्रॉब्लम में एक बार तो डेफिनेटली कवर अप किया है। परचेज को डेबिट करो और जो उसका इनपुट जीएसटी है उसको डेबिट करो, उसका जो टोटल आता है उसका हाफ पेमेंट आपने किया, उसके लिए बैंक या कैश लिख लो, बाकी के लिए आपको आपके क्रेडिटर का नाम या सप्लायर का नाम डेफिनेटली लिखना पड़ेगा, यहाँ पर विक्रम एंड सन्स। ओके, सो ये कहानी पुरानी है, दोबारा बता दी है। पहले मैंने इसको रफ वर्किंग नोट से भी समझाया है, बट ऑब्वियसली क्योंकि ये रिपीटेड है एवरी टाइम वो रफ वर्किंग नोट करके कोई मतलब नहीं है। अगला 25 बहुत इंपॉर्टेंट, पेड टू प्रकाशन कंपनी। अभी कितना आपको देना था, आप थोड़ा ऊपर जाओगे 12th पे, आपको याद रहेगा, याद ही नहीं दिखा भी देता हूं कि आप 12 नवंबर देखिए, प्रकाशन कंपनी से आपने माल लिया है 1,50,000 का, बाकी जो अमाउंट है 13,500 ये जीएसटी है। अभी क्वेश्चन ये कहता है सॉरी, आपने तो पे कर दिया, कितना? आधा, 70%, 20%। कहा है पेड टू प्रकाशन कंपनी लेस 10% डिस्काउंट, तो इसका मतलब है पूरा पेमेंट कर दिया, बट डिस्काउंट का कैलकुलेशन किस पे होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ गुड्स पे होगा, मतलब 1,50,000 पे होगा, तो उसका 10% 15,000, तो जो डिस्काउंट है दैट इज 15,000। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस, इफ नॉट ये लाइक प्रीवियस लेक्चर्स एंड लाइक प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सिमिलर ट्रांजैक्शंस आप गड़बड़ कर सकते हो। सो प्रकाशन कंपनी इज द रिसीवर 1,77,000, बट जो पेमेंट है वो आपको 1,77,000 पे कैलकुलेट नहीं करना डिस्काउंट, 1,50,000, वो 15,000 आता है, बाकी का बचा आप पेमेंट करोगे विच इज 1,77,000 माइनस 15,000। आई रिपीट, कैश डिस्काउंट इज नॉट चुटकी बजा के, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी ज़्यादा सोच आपको अप्लाई करनी पड़ती है। तो प्रकाशन कंपनी डेबिट दैट इज डिसाइडेड, क्योंकि आपने उनका पूरा हिसाब किताब क्लियर कर लिया, 1,77,000 जो प्रीवियस पेज पे थे। हाँ, ये 1,62,000 कहाँ से आया? डिस्काउंट का जो 15,000 है वो मैंने माइनस किया, बाकी का पेमेंट, तो ये 1,62,000 के अंदर पूरा जीएसटी आता ही आता है, क्योंकि जीएसटी पे सरकार कोई भी डिस्काउंट देती नहीं है, एटलीस्ट अब तक तो उन्होंने दिया नहीं है। तो प्लीज़ ये याद रखिए, पिछले 2-3 लेक्चर्स से मैं इसे कंटिन्यूसली, क्योंकि ये क्वेश्चंस में लगातार आता जा रहा है, रिपीट किया है मैंने। 25th को हो गया, 30th को ये एक ही कहानी है, 30th, 31, ओके, ये पूरी कहानी जुड़ी हुई है। इनवॉइस्ड गुड्स टू संजय, आपने संजय को गुड्स बेचे, कोई जीएसटी का बवाल नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, संजय रिसीवर है और सेल्स हो रहा है, संजय रिसीवर है और सेल्स हो रहा है। नाउ प्लीज़ ये अपने दिमाग को समझाइए कि संजय डेबिट मतलब संजय आपका डेटर है, आपको 60,000 की वसूली उससे करनी है, 60,000 आपको लेना है। क्यों? क्योंकि उतना गुड्स आपने संजय को बेचा है। बट कभी कभी होता क्या है, जो बेचा है उसमें कुछ चीज़ें टूट जाती है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे एक्सपायर हो जाती है, अगर वो फ्रेशली कुक्ड चीज़ रहेगी तो संजय क्या कहेगा, ये तो मेरे कोई काम का नहीं है, वो उसे लौटा देगा, उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो 31st को, 31st 2 बार दिया गया है, मैं ऊपर वाले 31st की बात कर रहा हूँ,
संजय रिटर्न्ड गुड्स ऑफ 10,000, संजय ने तो 10,000 का सामान लौटा दिया, तो उसमें वो सेल्स रिटर्न जो होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, आ गया, और संजय ने ये दिया है। अभी ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानना है कि ये जो 30th है, अगर इस दिन पे बात हुई कि संजय को हमको कितना पैसा देना है, तो ऐसा मत बोलना अरे जो पहला ट्रांजैक्शन था हमने तो 60,000 का माल बेचा, 60,000 आना चाहिए, नहीं, उसने 10,000 का माल लौटा दिया। क्यों लौटा दिया, उस साइंस के पीछे हम नहीं जा रहे हैं, बट जहाँ तक अकाउंटेंट का सवाल आता है, लेन देन की बात होती है, आपको 10,000 माइनस जरूर करना पड़ेगा। तो सिर्फ 50,000 की उम्मीद, आशा, होप आप संजय से कर सकते हो। ओके, तो आगे की कहानी में जो लास्ट का डेट है, क्या खबर आया, कहते हैं संजय बिकेम इंसॉल्वेंट, मतलब भाई कंगाल हो गया। क्यों कंगाल हो गया, अब वो पता नहीं है। कोविड की वजह से पिछले 2-3 सालों के अंदर, 2 सालों के अंदर काफ़ी बिजनेसेस को बड़ा धक्का लगा है। कुछ बिजनेसेस टिक गए, कुछ बिजनेसेस का धंधा बंद हो गया, कुछ बिजनेसमैन कंगाल हो गए। हाँ, एंड रिकवर्ड, जब भी किसी का धंधा कंगाल होता है, हमारे सामने संजय है, उसका बिजनेस डूब गया, वो खुद डूब गया, तो फिर थोड़ा कोर्ट कचहरी का मामला चलता है। ओके, उसके प्रॉपर्टीज़ को बेचा जाता है, जायदाद को बेचा जाता है, और जो हमें मिलना था, हमको 60,000 नहीं मिलना था, हमें 50,000 मिलना था। आगे बोला ओनली 50 पैसे इन अ रूपी एज फाइनल सेटलमेंट फ्रॉम हिम। ये थोड़े टेक्निकल वर्डिंग से बड़े सिंपल मतलब है। 50 पैसे का मतलब ऐसा मत सोचना, मजाक की बात है, सर 50 पैसे ही मिले, नहीं नहीं नहीं, 50 पैसे इन अ रूपी, हर रूपी में। ओके, 1 लाख, 2 लाख, 6 लाख, ये रुपीस का तो बना हुआ है, आपको 50 पैसा मिला, 50 मतलब आधा मिला, 1 रुपये के अंदर आपको आधा मिला, तो जो पूरे पैसे मिलने थे उसका आधा पैसा आपको मिल गया। आधा पैसे का मतलब जो टोटल था उसका हाफ। अब 60,000 तो टोटल नहीं था ना, ये मैं आपको डायग्राम के माध्यम से, मीडियम से समझा देता हूँ। ऊपर 30th की मैंने कहानी बता दी है, बराबर। सेल्स, ओके, उसकी थोड़ी तारीख में आनाकानी हुई है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट अगर आप ये 30th तक आ जाओ, कहाँ पर, यहाँ पर आप देखोगे कि 50,000 को आपको मिलना था। तो लास्ट में ये कहा है कि भैया देखो, आपको वो पैसे तो नहीं मिले पूरे, आपको 50 पैसे इन रूपी मतलब हाफ मिला। तो ये हाफ जो होता है विच इज 25,000, ये आपको मिला है। तो 25,000 पैसा आया, डेबिट वॉट कम्स इन, और 50,000 आना चाहिए था। तो बाकी का जो 25,000 हमको नहीं मिल रहा है, उसके बारे में हम क्या करें, कुछ नहीं जी, आपको भूल जाना है। ऐसा मत सोचिए अरे सर ऐसे भूल जाए, हाँ, बिजनेस है, बिजनेस में नफ़ा नुकसान चलते रहता है, और जब सामने वाला पार्टी कंगाल हो जाता है तो आप उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, और उससे ज़्यादा आप कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। जो आपको कैश मिला है वो 25,000 था, और जो पैसा नहीं मिला उसको अकाउंटेंसी के अंदर कहा जाता है बैड डेप्ट। आई रिपीट, अकाउंटेंसी के अंदर कहा जाता है बैड डेप्ट। तो ये बैड डेप्ट है, आपको वैसे लिख देना है। टू संजय क्रेडिट द गिवर। तो जब भी ये वर्ड आए, क्या इंसॉल्वेंट है, समझ जाइए कि बैड डेप्ट आने वाला है। जो पैसे आए ले लो, जो नहीं आए उसे बैड डेप्ट का टाइटल दे दीजिए, और आगे जाके आपकी कहानी को, संजय की कहानी को आप बंद कर दीजिए, क्योंकि बैड इंसॉल्वेंट होना लास्ट की चीज़ होती है। उसके बाद में उस व्यक्ति से पैसे एक्सपेक्ट करना कोई मतलब की बात नहीं है। लास्ट में ऑब्वियसली आपको एक ग्रैंड टोटल लिखना है, जो इस क्वेश्चन में 11,12,800 आता है। अगेन डेट्स में हो सकता है कि टाइपिंग में थोड़ी आनाकानी हो गई रहेगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, कभी कभार ये डेफिनेटली हो जाता है। बट उसके अलावा अगर कोई कैलकुलेशन का या कोई डेबिट क्रेडिट का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं समझा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के द्वारा वो हमें इन्फॉर्म ज़रूर कर देना। ओके, कोई बड़ी गलती हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में कर दी, आप वो भी बता सकते हो हमें, हम उसे होल हार्टेडली एक्सेप्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसका चेंज हम यहाँ पर लेकर आ सकें। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हो तो कृपया करके शेयर लेक्चर्स को ज़रूर करें, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे इस चैप्टर के कंटिन्यूएशन के साथ में, तब तक के लिए
मेरी तरफ से अलविदा मैं आपको कहता हूँ और ये एडवाइस देता हूँ कि अपना ख्याल ज़रूर रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।